संस्थाएं जो बाबा साहब ने बनाए थे उससे न्याय आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। उसकी बड़ी वजह कॉलेजियम सिस्टम है। ये जो अंकल जजेस वाली जो प्रथा इस मुल्क में है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, जिसमें योग्यता पैमाना ना होकर ज्यादा से ज्यादा जाति और धर्म के आधार पर उनकी नियुक्तियां होती हैं, जिसमें कि बहुजन समाज के लोग, पीडीए समाज के लोग, कमजोर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है। कई परिवारों से जजेस डायरेक्ट एलिवेट होते हैं। यह भी एक अजीब सा यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है। बौद्ध धर्म जहाँ पला बढ़ा, जहाँ पैदा हुआ, वहीं पर वो अल्पसंख्यक रह गया है, शायद इसी तरह की मनुवादी व्यवस्था के कारण। मध्य प्रदेश के ग्वालियर बेंच में मूर्ति का विरोध करना भारत के संविधान का विरोध करने जैसा है। इन लोगों की मानसिकता अभी तक उसी गुलाम भारत वाली चली आ रही है। उनको ये बर्दाश्त आज भी नहीं हो रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा आम आदमी तक फैले। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में अपनी रोशनी दे रहा है, लेकिन जिस जगह बौद्ध धर्म पैदा हुआ है वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। किसी के धार्मिक स्वतंत्रता में घुसकर उसका अतिक्रमण करना ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। ग्वालियर हाईकोर्ट में बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है। विरोध किनके द्वारा हो रहा है, जब आप ये जानेंगे तो आप खुद हैरान और चकित रह जाएंगे कि वकीलों के द्वारा बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है। सोचिए, जो लोग अपने मुकदमों की आस लेकर इस उम्मीद में जाते हैं कि हमें न्याय मिलेगा, वो लोग बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध करें। मेरे साथ आज खास मेहमान हैं, पूर्व जज रह चुके हैं मनोज कुमार जी। उन्हीं से जानेंगे कि आखिर न्यायालयों में जो बाबा साहब की प्रतिमा का विरोध हो रहा है उसकी मुख्य वजह वो क्या देखते हैं। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आभार जी। आप बताइए, चूंकि आप पूर्व जज भी रह चुके हैं, कानून को अच्छे से जानते हैं, बाबा साहब की प्रतिमा वकीलों के द्वारा हो रही है, देश में कैसा मैसेज जा रहा है? ग्वालियर की जो घटना हो रही है और जिस तरीके से बाबा साहब के मूर्ति न लगाने के लिए विरोध किया जा रहा है एक विचारधारा के वकीलों के द्वारा, ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। दरअसल भारत के संविधान को प्रभावी हुए अभी 75 वर्ष से ज़्यादा का समय करीब करीब हो रहा है, लेकिन लोगों की मानसिकता अभी तक उसी गुलाम भारत वाली चली आ रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब आधुनिक भारत के निर्माता हैं। लोगों को सच स्वीकार करने में तकलीफ़ हो रही है और सुप्रीम कोर्ट में जब उनकी मूर्ति स्थापित हो चुकी है, जिसका जहाँ तक मुझे याद है दूसरी बार यहाँ पे 14 अप्रैल का बड़ा प्रोग्राम भी था, मैं भी उसमें शामिल था, तो भारत के मध्य प्रदेश के ग्वालियर बेंच में उनका मूर्ति का विरोध करना भारत के संविधान का विरोध करने जैसा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर चूँकि एक भारत में नीची जाति समझने वाले समाज से आते थे और उनके द्वारा भारत के संविधान का निर्माण हुआ, इससे एक बहुत बड़ा तबका जो जाति करता था, सामाजिक अधिकार का अपहरण कर रखा था, आर्थिक अधिकार का अपहरण कर रखा था, इस तरह के जो लोग अधिकारों का अपहरण कर रखे थे, उनको ये बर्दाश्त आज भी नहीं हो रही है कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब की विचारधारा आम आदमी तक फैले। लेकिन उनको ये बात का ध्यान रखना चाहिए कि प्रकृति का नियम बदलाव है और बदलाव हो के रहेगा, क्योंकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर केवल दलितों के नेता नहीं रहे, वो संपूर्ण मानवता के लिए जाने जाते हैं। उनका जो सिद्धांत है वो समता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित है। यद्यपि बहुत कोशिशें की जा रही हैं इस विचारधारा को दबाने के लिए, लेकिन दिन प्रतिदिन उनकी विचारधारा बहुत तेज़ी से फैल रही है। सर, आप खुद कानून विशेषज्ञ हैं, क्या आप बता सकते हैं कि जिस तरीके से आरोप लगाए जाते हैं कि न्यायालयों में कॉलेजियम सिस्टम से भर्ती होती है, क्या सचमुच ये बात कहीं ना कहीं तक सही है या ये सिर्फ आरोप प्रत्यारोप है? निश्चित रूप से ये देखने में आता भी है और सच्चाई भी है, जो अब आज की तारीख में सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से तमाम तरह से जो इन्फॉर्मेशंस बाहर आ रही हैं, उसमें देखने से क्या ये स्पष्ट है, कई परिवारों से जजेस डायरेक्ट एलिवेट होते हैं। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन के जो एडवोकेट्स हैं वो डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में उनकी एंट्री होती है। और
यह भी एक अजीब सा यहाँ पे सिस्टम बना हुआ है कि जैसे ये जो अंकल जजेस वाली जो प्रथा इस मुल्क में है, दुनिया के किसी मुल्क में नहीं है, लेकिन इससे न्यायपालिका के जो संस्थाएं जो बाबा साहब ने बनाए थे, उससे न्याय आम आदमी को नहीं मिल पा रहा है। उसकी बड़ी वजह कोलेजियम सिस्टम है, जिसमें योग्यता पैमाना ना होकर ज़्यादा से ज़्यादा जाति और धर्म के आधार पर उनकी नियुक्तियां होती हैं, जिसमें कि बहुजन समाज के लोग, पीडीए समाज के लोग, हक वंचित समाज के लोग, कमज़ोर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व नहीं हो पाता है, जिससे सामाजिक न्याय 75 वर्षों के बाद भी काफ़ी कमज़ोर दिखा है। जी, आप लगातार देखेंगे कि किस तरीके से हालात होते जा रहे हैं। अब तो मोनोपोली ये टूट रही है, कोलोजियम मोनोपोली जो है, अब तो दलित चीफ जस्टिस बन चुके हैं, दूसरे बुद्धिस्ट पहले चीफ जस्टिस हैं ये। उन्होंने खुद कहा है कि आपने पीडीए की बात की, तो उत्तर प्रदेश में सर्वश्रेष्ठ अगर खिताब जाता है तो वो योगी जी को देते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? मेरे ख्याल से इस तरह की वक्तव्य संवैधानिक पद पर बैठकर नहीं देना चाहिए, क्योंकि भारत के संविधान में न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका की जो शक्तियां दी गई हैं या जो संस्थाएं बनाई गई हैं, उनके अपने कार्य क्षेत्र हैं, और देश के मुखिया जो न्यायपालिका के हैं, अगर जाकर किसी मुख्यमंत्री की तारीफ़ करते हैं और उनको बताते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल सीएम है, तो निश्चित रूप से यह आम लोगों के लिए ये भी एक चिंता का विषय हुआ है, क्योंकि मुख्यमंत्री प्रदेश के किसी पार्टी से बन के आए हैं, और किसी भी पार्टी की तारीफ़ करना या उसके प्रतिनिधित्व करने वाले नेता की तारीफ़ करना कहीं से भी संविधान सम्मत नहीं है। जी, आप लगातार देखेंगे कि जिस तरीके से बहुजन समाज बाबा साहब को दिल से मानता है, उनका सम्मान करता है, लेकिन संवैधानिक अधिकारों के प्रति उतना ही वो जागरूक नहीं है। इसकी मुख्य वजह आप क्या देखते हैं? इसकी जो सबसे बड़ी वजह है अशिक्षा, अशिक्षा और अशिक्षा। जिस तरह की असमानताएं भारत के संविधान लागू होने से पहले रही हैं, सामाजिक असमानता, आर्थिक असमानता, राजनीतिक असमानता, तो भारत के संविधान के जरिए पॉलिटिकल असमानता, राजनीतिक असमानता तो दूर करने की आरक्षण के जरिए बाबा साहब ने भरपूर कोशिश की, और इसकी सारे दलों के नेता, एमपी, एमएलए और तमाम सर्विस सेक्टर से तमाम मंत्री उस कोटे से बनाए जा रहे हैं। लेकिन जो सामाजिक असमानता रही है, उसकी गहराई और दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है, जिसका प्रमुख वजह वही है। आप आने वाले समय में 5 तारीख को एक प्रदर्शन करने जा रहे हैं, लोगों को जानकारी दीजिए, दर्शकों को ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पता चल पाए। जो महाबोधि मैनेजमेंट टेम्पल एक्ट बोध गया में 1949 में बनाया गया था, वहाँ मैनेजमेंट में एक अनोखा ऐसा मैनेजमेंट बनाया गया है, जिसमें किसी धर्म का अनुयायी, बौद्ध धर्म के अनुयायी का मैनेजमेंट में पूर्ण अधिकार न होकर दूसरे धर्म के लोगों को विशेष अधिकार दिए गए हैं, और जो आज भी प्रभावी है। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में अपनी रोशनी दे रहा है, लेकिन जिस जगह बौद्ध धर्म पैदा हुआ है वह अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। इसके विरोध में बहुत सारे लिटिगेशंस हमारे महापुरुष अनार्गिक धर्मपाल साहब ने शुरुआत की थी। उन्होंने अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी, ब्रिटिश काउंसिल तक लड़ाई लड़ी, प्रिवी काउंसिल तक गए, बावजूद उसके वहाँ पर 9 सदस्यों की मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है, जिसमें अध्यक्ष हिंदू समाज से होंगे, 4 बौद्ध समाज से होंगे और 4 हिंदू समाज से होंगे। मतलब 5 हिंदू समाज से होंगे और 4 बौद्ध समाज से होंगे। दुनिया में ये कहीं भी इस तरह की व्यवस्था नहीं है, और भारत धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष कानून यहाँ पर संविधान के जरिए लागू है, बावजूद उसके किसी के धार्मिक स्वतंत्रता में घुसकर उसका अतिक्रमण करना ये कहीं से न्यायोचित नहीं है। इस बाबत पूरे दुनिया में चर्चा परिचर्चा भी हो रही है, और शायद
ये एक अजीबोगरीब स्थिति में हम लोग जी रहे हैं कि पूरी दुनिया जानती है कि ये गौतम बुद्ध को ज्ञान बोध गया में प्राप्त हुआ था, बावजूद उसके गौतम बुद्ध का ज्ञान जो पूरी दुनिया में फैला, रोशनी दे रहा है मानवता का, करुणा का, लेकिन यहाँ पर मनुवादी ताकतें इतनी प्रभावी हैं कि भारत के संविधान लागू होने के बाद भी अभी तक मैनेजमेंट में बौद्धों को वो अधिकार नहीं मिल पाए हैं। तो आप 5 तारीख को प्रदर्शन करने जा रहे हैं? जी, तो मेरा सभी अम्बेडकरवादियों से और संविधान सम्मत लोगों से, सभी ऐसे लोगों से जो भारत के संविधान में यकीन रखते हैं और धर्मनिरपेक्षता में यकीन रखते हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ और सहयोग प्रदान करें, क्योंकि सवाल ये किसी धर्म का प्रचार प्रसार का नहीं है। सवाल ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आपके अपने धर्म में किसी दूसरे धर्म का व्यक्ति अतिक्रमण करता है और उस पर सरकारें कानून भेदभाव से जाकर बनाती हैं, भेदभाव से प्रेरणा लेकर बनाती हैं, जो पूरी दुनिया में एक अपने आप में हास्यास्पद है। और अभी आपने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बुद्धिस्ट हैं। अब देखना ये विषय है कि जब उनके पास ये मैटर जाता है तो किस तरीके का निर्णय आता है। आम आदमी न्यायालय की ओर देख रहा है और भारत में बौद्ध धर्म जहाँ पला बढ़ा, जहाँ पैदा हुआ, वहीं पर वो अल्पसंख्यक रह गया है, शायद इसी तरह की मनुवादी व्यवस्था के कारण। जी, शुक्रिया सर हमें समय देने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे मेरे साथ खास मेहमान पूर्व जज मनोज कुमार जी, फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में संवैधानिक पद पर कार्यरत हैं। हमारी बातचीत पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। फिलहाल कोलोजियम से लेके अपने संवैधानिक अधिकारों के लिए लगातार राजधानी में प्रदर्शन होने वाला है। जिसका ज़मीर ज़िंदा हो वो आप लोग सब प्रदर्शन में आ सकते हैं, क्योंकि अपने अधिकारों के लिए किसी को आमंत्रित कार्ड नहीं दिया जाता है। जिसका ज़मीर ज़िंदा हो वो लोग आकर संवैधानिक मूल्यों के लिए, संवैधानिक अधिकारों के लिए, अपने आने वाले बच्चों के संवैधानिक मूल्यों के लिए इस प्रदर्शन को सफल बनाइए और आप अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दीजिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।